सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य ना बिगड़े इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। लेकिन सोनम वांगचुक का जंतर मंतर में खामोशी से चर्चा में आना भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले तो ऑर्गेनिकली इनकी भूख हड़ताल की कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन अचानक कंटेंट बनने लगा। सोचिए, अभय प्रताप सिंह, निधि कन्वर, नेहा नागर, निखिल तनेजा, अंकित बैनपुरिया, मदन गौरी, नैन्सी त्यागी, ज्योतिका दिलीप, युक्ता ईश्वरप्पा और ऐसे ही कई इंस्टाग्राम क्रिएटर्स। कोई फाइनेंस कंटेंट बनाता है, कोई फिटनेस, कोई लाइफस्टाइल, कोई मोटिवेशन और कोई एंटरटेनमेंट। इनके ऑडियंसेस अलग हैं, कंटेंट कैटेगरीज अलग हैं और फॉलोअर्स भी अलग बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक अजीब चीज देखने को मिली। अचानक इनमें से बहुत सारे क्रिएटर्स एक ही मुद्दे पर बात करने लगे, सोनम वांगचुक। सवाल ये है कि क्या इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स को एक ही समय पर अचानक सोनम वांगचुक की चिंता होने लगी, या फिर इसके पीछे कोई प्लानिंग थी? क्या ये सच में ऑर्गेनिक पब्लिक सपोर्ट था या फिर एक केयरफुली कोऑर्डिनेटेड इन्फ्लुएंसर कैंपेन? पिछले 17 दिनों से सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक चल रहा था, प्रोटेस्ट भी हो रहा था और स्टेटमेंट्स भी आ रही थी, लेकिन इंस्टाग्राम पर वैसा इन्फ्लुएंसर मोबिलाइजेशन नजर नहीं आ रहा था जैसा बाद में देखने को मिला। फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है। पार्लियामेंट मार्च का अनाउंसमेंट होता है जिसे 20 जुलाई के लिए प्लान किया गया और उसके बाद सोशल मीडिया पर एकदम से नैरेटिव बदल जाता है। इंस्टाग्राम फीड्स सिंपैथी पोस्ट से भरने लगती हैं। स्टोरी टेम्पलेट्स, इमोशनल अपील्स, सपोर्ट मैसेजेस और कॉल टू एक्शन अचानक हर तरफ नजर आने लगते हैं। पहली नजर में ये सब ऑर्गेनिक लग सकता है, लेकिन जब इन पोस्ट क्रिएटर्स और उनके मैनेजमेंट नेटवर्क्स को डिटेल में देखा गया तो कई इंटरेस्टिंग पैटर्न्स सामने आने। सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अभय प्रताप सिंह और निधि कन्वर दोनों अलग अलग नीशेस के क्रिएटर्स हैं। अभय आमतौर पर जनरल कंटेंट बनाते हैं, जबकि निधि फाइनेंस और मनी रिलेटेड कंटेंट के लिए जानी जाती हैं। लेकिन अचानक दोनों एक ही नैरेटिव को एम्पलीफाई करते नजर आते हैं। सिर्फ ये दो ही नहीं, ऐसे कई और क्रिएटर्स भी इसी कैंपेन में शामिल दिखाई दिए। जब उनके प्रोफाइल्स और मैनेजमेंट कनेक्शंस को एनालाइज किया गया तो एक कॉमन लिंक सामने आया, डिजिविसल। डिजिविसल एक दिल्ली बेस्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी है जिसके फाउंडर प्रशांत नागर हैं। इस कैंपेन में पोस्ट करने वाले कई क्रिएटर्स इसी एजेंसी के इकोसिस्टम से लिंक्ड नजर आए। इनमें अभय प्रताप सिंह, निधि कन्वर, नेहा नागर, निखिल तनेजा, के हरिहरन, शशवंत अमरेव, गौरव नायल, देव तनेजा, कनन बहेल, गर्वित श्रीवास्तवा, दीपाली सिंह, शिवम शर्मा, प्रिया यादव और आकाश रानी सिंह जैसे नाम शामिल बताए गए। जब इतने सारे क्रिएटर्स एक ही एजेंसी नेटवर्क के अंदर मिलते हैं और एक ही समय पर एक ही नैरेटिव को पुश करते नजर आते हैं तो अब समझिए कि ये सब एक साथ पोस्ट कैसे कर रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारी रिसर्च में एक दूसरा बड़ा नाम भी सामने आता है, मॉन्क एंटरटेनमेंट या मॉन्क ई। ये मुंबई बेस्ड इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट एजेंसी है जिसके फाउंडर विराज सेठ हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सोनम वांगचुक कैंपेन को एम्पलीफाई करने वाले कई क्रिएटर्स इसी नेटवर्क से कनेक्टेड दिखाई दिए। इनमें अंकित बैनपुरिया, अनुष्का तूनिया मजुमदार, देविका, स्वाति चौहान, मदन गौरी, हिमानी गुहर, जागृति, ज्योतिका दिलीप, कृतिका, मुस्कान रंका, सोनिया गर्ग, फरीन नकी, हिमाद्री, जानवी भाटिया, खुशी करकी, कृष्णा सोलंकी, रुनल देवकर, नैन्सी त्यागी, निहारिका एनएम, निस्मान परपिया, रैना फातिमा, सानिया बप्पर, शांतनु दोप और कई अन्य क्रिएटर्स के नाम रिपोर्ट में भी दिए हैं। इसीलिए जब इतने सारे मैनेज्ड क्रिएटर्स एक ही इश्यू पर एक साथ एक्टिव होते दिखाई देते हैं तो कैंपेन के स्केल को समझना और भी जरूरी हो जाता है। और फिर आता है तीसरा नेटवर्क, सर्किट आर्टिस्ट नेटवर्क। बेंगलुरु बेस्ड एजेंसी के फाउंडर रेहान सिद्दीकी हैं। हमारी टीम की रिसर्च प्रूव करती है कि सोनम वांगचुक से जुड़े सिंपैथी पोस्ट करने वाले कुछ क्रिएटर्स इसी एजेंसी से मैनेज्ड भी नजर आए। इनमें युक्ता ईश्वरप्पा, भूमिका नेहा राव, अमल काई, समिया मरियम, विभा किमाया जने, अरुसन और गौरी पार्वती जैसे नाम भी रिपोर्ट में दर्ज किए गए हैं। पहली नज़र में ये क्रिएटर्स एक दूसरे से अनरिलेटेड लग सकते हैं, लेकिन जब मैनेज्ड लेयर को देखा जाता है तो एक कॉमन एजेंसी स्ट्रक्चर सामने आता है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। सवाल ये नहीं है कि किसी क्रिएटर ने सोनम वांगचुक को सपोर्ट किया या नहीं,
किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में किसी भी इशू पर अपनी राय रखना हर व्यक्ति का अधिकार है। लेकिन जब अलग अलग कैटेगरीज के क्रिएटर्स अलग अलग शहरों से एक ही वक्त पर एक जैसे नैरेटिव्स को एम्पलीफाई करते नजर आते हैं और उनके पीछे कॉमन मैनेजमेंट एजेंसीज मिलती हैं, तब ये जांचने की ज़रूरत पड़ती है कि क्या ये ऑर्गेनिक पब्लिक सेंटिमेंट था या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इकोसिस्टम के थ्रू कोऑर्डिनेटेड एम्पलीफिकेशन। और सोशल मीडिया का पूरा मॉडल ही इन्फ्लुएंस पर चलता है, इसीलिए इन्हें इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है। जब किसी मुद्दे पर पहले बड़े क्रिएटर्स पोस्ट करना शुरू करते हैं तो उनके लाखों फॉलोअर्स उस मुद्दे को देखते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं और फिर वही नैरेटिव आम यूजर्स तक पहुंचता है। एक फाइनेंस क्रिएटर अगर किसी इशू पर बोलता है तो उसके फॉलोअर्स भी उस इशू में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर अगर कोई इमोशनल अपील शेयर करता है तो उसके फॉलोअर्स भी उसे रीपोस्ट करने लगते हैं। इसी तरह नैरेटिव क्रिएटर से ऑडियंस और ऑडियंस से ब्रॉडर पब्लिक तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि किसी भी कोऑर्डिनेटेड इन्फ्लुएंसर कैंपेन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स तक सीमित नहीं होता, असली टारगेट उनके फॉलोअर्स होते हैं। जब कई इन्फ्लुएंसर्स एक साथ एक ही मैसेज को एम्पलीफाई करते हैं तो आम लोगों को लगने लगता है कि पूरा देश इसी बात पर बात कर रहा है। फिर वही पोस्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज, रील्स और कमेंट्स के जरिए और ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। इसीलिए अगर शुरुआत इन्फ्लुएंसर इकोसिस्टम से हुई हो तो कुछ ही दिनों में ये ऑर्गेनिक पब्लिक सपोर्ट जैसा नजर आने लगता है। और इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि ट्रेंड की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने की और किस नेटवर्क के थ्रू हुई। और हाँ, हमारी टीम की इस इन्वेस्टिगेशन से कम इतना ज़रूर पता चलता है कि इस कैंपेन के पीछे 3 प्रोमिनेंट एजेंसीज नज़र आती हैं: डिजिविसल, मोंग एंटरटेनमेंट और सर्किट आर्टिस्ट नेटवर्क। कैंपेन अभी भी एक्टिव है और 17 जुलाई 2026 तक डेटा के आधार पर हमारी ये फाइंडिंग्स सामने हमने अब रखी हैं। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, अगर इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर मोबिलाइजेशन हुआ तो इसके लिए रिसोर्सेस कहाँ से आए? क्या ये सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन था? क्या इसका उद्देश्य पार्लियामेंट मार्च से पहले पब्लिक सेंटिमेंट को शेप करना था, या फिर इसके पीछे कोई और स्ट्रेटेजी थी? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब अभी भी बहुत लोग ढूंढ रहे हैं। और इसीलिए आज हम इस पूरे इन्फ्लुएंसर इकोसिस्टम, एजेंसीज के नेटवर्क, क्रिएटर्स के कनेक्शंस और टाइमलाइन को डिटेल में समझाने आपके सामने आए, ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं था, एक केयरफुली कोऑर्डिनेटेड डिजिटल कैंपेन था। अब इस पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।